नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड की करंट अफेयर की सीरीज में जनवरी से लेकर अक्टूबर का जो हमारा अभियान है फिलहाल, तो उसमें हमने सितंबर तक का करंट अफेयर कंप्लीट किया और अब अक्टूबर 2023 उत्तराखंड का करंट अफेयर आपके सामने है। पूरा डिटेल है इस बार फिर से, मतलब क्वेश्चन सीरीज के फॉर्म में भी होगा और उसकी डिटेल भी होगी। चलिए शुरुआत कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड में हाल ही में विद्यासागर नौटियाल से या पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उत्तराखंड में विद्यासागर नौटियाल साहित्यकार हैं गढ़वाल के, और उनकी स्मृति में जो विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार दिया जा रहा है, तो किसे सम्मानित किया गया 2023 का? तो ऑप्शन के हिसाब से हमारे पास फर्स्ट गिरीश कुमार शोभाराम, दूसरा है दिनेश राणा अनिल थपलियाल, तीसरा है डॉक्टर शोभाराम और अनिल थपियाल, इसका उत्तर है। तो ये दो बड़े नाम यहाँ पर दिख रहे हैं, जो डॉक्टर शोभाराम शर्मा और अनिल थपलियाल, इनको इस बार विद्यासागर नौटियाल से सम्मानित किया गया है। थोड़ा सा डिटेल है यहाँ पर इनके बारे में, क्या किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया गया है। तो पहला विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार इस बार जो दिया गया है 29 सितंबर 2023 को मिला हुआ है। तो डॉक्टर शोभाराम शर्मा का संबंध अगर किससे पूछता है तो साहित्य कर्म, साहित्य से। और दूसरा अनिल स्वामी थपलियाल है इनका पूरा नाम, तो वो सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। तो दोनों को, एक को साहित्य कर्म के लिए और सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया है। तो फिर से डिटेल है हमारे पास। ये संस्था जो ये पुरस्कार दे रही है, सेव हिमालय मूवमेंट और संवेदना ग्रुप, ये पुरस्कार यानी नौटियाल विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार देने वाली संस्था का नाम पूछता है तो सेव हिमालय मूवमेंट और संवेदना ग्रुप। अच्छा, थोड़ा सा डॉक्टर शोभाराम शर्मा जी के बारे में डिटेल चाहिए हमें। तो मूल क्षेत्र हैं कहाँ के रहने वाले? तो पौड़ी गढ़वाल के। इनकी रचनाएं जिनकी वजह से इनकी ख्याति है या इनको ये पुरस्कार दिया गया है, तो उन पर एक नज़र मारते हैं। इनके उपन्यास ये है धूमकेतु, कालीवार, इसमें राजी जनजाति के बारे में लिखा हुआ है, डिटेल है उनकी। अंधड़ हरिकेन, अच्छा ये महत्वपूर्ण रचनाएं भी हैं इनकी, कालीवार और कालीपार। और उसके बाद उनकी जीवनी क्रांति दूत चे गुएरा, नाटक मगर होलिका नहीं जली और महारानी जिया रानी, और महाकाव्य इनका हुतात्मा है। और कथा संग्रह तीले धारो बोला, अभी लेटेस्ट इनका ये रचना है। तो ये इनके प्रमुख डॉक्टर शोभाराम शर्मा जो कि पौड़ी गढ़वाल के मूल निवासी और उनसे संबंधित प्रमुख रचनाएं, जीवनियां, नाटक जो भी है उसका डिटेल कर रहे थे हम। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है हमारे पास। पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ, दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप से जुड़ा हुआ है। हाल ही में उत्तराखंड राज्य में शिक्षा शिरोमणि सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? फिर से प्रश्न से होगा हमें, शिक्षा शिरोमणि सम्मान कौन देता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है और किसको दिया गया है? तो यहाँ पर जो आंसर है हमारे पास, दिनेश चंद्र शास्त्री जी को इस बार 2023 में शिक्षा शिरोमणि सम्मान से नवाजा गया है। तो किस क्षेत्र में है वो जुड़े हुए, थोड़ा उनकी डिटेल यहाँ पर दिख रही है। चलिए, दिनेश चंद्र शास्त्री के बारे में, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलपति हैं अभी फिलहाल, जिनको ये पुरस्कार मिला हुआ है, दिनेश चंद्र शास्त्री जी। तो संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलपति। पुरस्कार देने वाली संस्था अगर पूछता है तो विश्व जागृति मिशन दिल्ली, ये संस्था ने पुरस्कृत किया है। क्षेत्र विशेष क्या होता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विभिन्न क्षेत्रों में, मतलब कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र नहीं है, विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। मतलब संस्कृति को, साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए, समाज कार्य को बढ़ाने के लिए, और हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदानों के लिए, साहित्य लेखन में योगदान, इनका योगदान पर्टिकुलर दिनेश चंद्र शास्त्री जी का योगदान क्या था? तो गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2023 को प्रोफेसर शास्त्री को यह पुरस्कार वेद और संस्कृति के उत्थान के लिए दिया गया। मतलब वेद और संस्कृति को अमर रखने के लिए, वेद और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए उन्हें ये दिया गया है। और उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय जिसके वो कुलपति हैं, उसकी स्थापना कब हुई पूछेगा तो 21 अप्रैल 2005 हरिद्वार में है। तो उत्तराखंड संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के जो कुलपति हैं प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री जी, उनको इस बार महत्वपूर्ण योगदान खासकर वेद और संस्कृति के उत्थान के लिए दिया गया है। और उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार की स्थापना कब हुई तो 2005।
2 क्वेश्चन क्लियर हुए हमारे अब तक। तीसरे क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। उत्तराखंड में गणभोज दिवस ये सुर्खियों में है, तो क्यों, आखिर क्या है गणभोज दिवस, थोड़ा उसके कब मनाया गया है? तो ये है 7 अक्टूबर 2023। तो गणभोज दिवस 7 अक्टूबर 2023 को लिखा हमने। क्या उद्देश्य है इसको मनाने का? तो पहाड़ी भोजन को, गणभोज मतलब गढ़वाल, पहाड़ी भोजन को पहचान दिलाने के साथ ही उसकी पौष्टिकता से लोगों को रूबरू करवाना और इससे रोजगार का जरिया बनाने की पहल। एक्चुअल में गणभोज दिवस या उत्सव या फिर गणभोज का मतलब पहाड़ी भोजन को एक पहचान दिलाना है जो कि पौष्टिक है और इससे रोजगार का जरिया दिलाना है। ये संस्था जो ये सब काम कर रही है, उनका नाम है हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान, जाड़ी के नाम से फेमस है। और इसको चलाने वाले, इसकी स्थापना करने वाले हैं द्वारिका प्रसाद सेमवाल जी। बीज बम अभियान के जनक भी है। 2017 में इन्होंने बीज बम अभियान चलाया था, पर्यावरणविद है। और इसकी शुरुआत जाड़ी जो संस्था है वर्ष 2000 में हुई थी और उसके बाद ये एक नया कंसेप्ट आया गणभोज दिवस। बीज बम अभियान भी एक नया कंसेप्ट ही है, उनके द्वारा चलाया गया। तो द्वारिका प्रसाद सेमवाल जी पर्यावरण के क्षेत्र में और उत्तराखंड के मूल उत्पादों को पहचान दिलाने के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं वर्तमान में, सराहनीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन अब हमारे पास। चौथे पैरा एशियाई खेल अक्टूबर 2023 जो अभी चल भी रहे हैं, में उत्तराखंड से किसने भाग लिया है? इससे पहले चतुर्थ पैरा एशियाई खेल, ओलंपिक शब्द आया है, तो चतुर्थ पैरा एशियाई खेल जो कि अभी चीन में हांगझोउ में हो रहे हैं, तो पैरा शब्द जुड़ा हुआ है और एशियाई खेल का एक बड़ा सा टॉपिक होगा हमारे पास इसके बाद, लेकिन यहाँ पर हमें फिलहाल पैरा एशियाई खेल की बात कर रहे हैं हम। तो उत्तराखंड से किसने भाग लिया है? तो नीलिमा रॉय, यहाँ पर तो मनोज सरकार, मनदीप कौर, उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर है इसका। तो थोड़ा सा डिटेल करते हैं। चतुर्थ पैरा एशियाई खेल अक्टूबर 2023 में, अभी 22 से 28 अक्टूबर 2023 के मध्य चीन के हांगझोउ में चल रहे हैं। मतलब एशियाई खेलों के बाद पैरा एशियाई खेल हो रहे हैं, तो चतुर्थ नंबर का है। वैसे देखते हैं उत्तराखंड के और कौन कौन से खिलाड़ी हैं इसमें। 22 से 28 अक्टूबर 2023, इससे पहले एशियाई खेल खत्म हुए हैं वहीं पर, और वही आयोजन स्थल वही रहता है हांगझोउ चाइना में। और उत्तराखंड के खिलाड़ियों की लिस्ट भी यहाँ पर दिख रही है। वैसे बहुत कम मिल रहा है टॉपिक, लेकिन फिर भी कोशिश कर रखी है कि हो सकता है इसके अलावा भी और भी खिलाड़ी हैं। तो हमारी पहुँच यहीं तक थी अभी फिलहाल, और भी कुछ लोग होंगे तो हम उन्हें और हाईलाइट करेंगे, ये हमारा काम भी है। और चूँकि पैरा खेल अभी भी जारी है, इस वजह से कोई ऐसा व्यक्ति जो अवार्ड जीत कर आ रहा है वहाँ से विशेषली, तो वो आएगा तो सुर्खियों में रहेगा ही रहेगा नाम। लेकिन फिलहाल जो लोग वहाँ पर हैं अभी फिलहाल हमारी तरफ से, उत्तराखंड की ओर से, उसमें निर्मला मेहता जी पैरा लॉन्ग बॉल खिलाड़ी, पैरा बैडमिंटन भी खेलती हैं। निवास वैसे वर्तमान में पंतनगर में रहती है, लेकिन है मूलतः पिथौरागढ़ की, इसलिए पंतनगर पिथौरागढ़ डाला हुआ है। तो ये मत समझना कि पंतनगर पिथौरागढ़ में, तो पंतनगर में अभी रहती हो और उनका मूल निवास पिथौरागढ़ है। और नीलिमा रॉय पैरा लॉन बॉल, फिर से रुद्रपुर की निवासी है नीलिमा रॉय। तीसरा बड़ा नाम मनोज सरकार, और मनोज सरकार तो ओलंपिक में भी मेडल जीत चुके हैं वैसे भी, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी और रुद्रपुर के निवासी है मनोज सरकार जी। और चिराग बरेठा नेक्स्ट नाम है जो पैरा बैडमिंटन काशीपुर के रहने वाले। चौथा 4 नाम यहाँ पर दिख रहे होंगे। अब 5वां नाम आ रहा है और 6ठा नाम। 5वां नाम है मनदीप कौर, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी, फिर से निवास बाजपुर के रहने वाले और बाजपुर की गोल्डन गर्ल के नाम से फेमस है मनदीप कौर। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। बाजपुर की गोल्डन गर्ल मनदीप कौर, पैरा बैडमिंटन बाजपुर। और लास्ट और 6ठा नाम है कमल सिंह, जू जित्सु खिलाड़ी है, गदरपुर के हैं। मतलब ऐसा लग रहा है सब अधिकतर उधम सिंह नगर के ही है यहाँ पर। चलिए इसके अलावा मतलब पैरा एशियन गेम्स में उत्तराखंड के ये खिलाड़ी तो हैं ही हैं। इसके अलावा जो उत्तराखंड की तरफ से वहाँ पर भाग लेने गए हैं, वो इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम में हमारे 4 खिलाड़ी हैं, तो उनका नाम भी यहाँ आना बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम, ये
पूरे भारत की ब्लाइंड फुटबॉल टीम में 4 महत्वपूर्ण खिलाड़ी उत्तराखंड से शामिल हैं। उनके नाम शिवम नेगी, सोवेंद्र सिंह, साहिल और आकाश सिंह। NIVH देहरादून, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, वहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम में शामिल हुए हैं। और इन्हीं के गोल गाइड और असिस्टेंट कोच के रूप में उत्तराखंड के निवासी नरेश सिंह नयाल जी, जो कि नैनीताल उखलकांडा उत्तराखंड से हैं, इनका भी यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए, उत्तराखंड के वो स्टार हैं, वो सितारे हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा मान, हमारा उत्तराखंड का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न था हमारे पास। अब आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जो चल रहा है। देश का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्र कला म्यूजियम किस राज्य में बनाया गया है? कार्टोग्राफी यानी मानचित्र कला, तो उत्तराखंड में कार्टोग्राफी म्यूजियम उत्तराखंड में बना है, मसूरी में। तो थोड़ा सा डिटेल हो रहा है यहाँ। उत्तराखंड राज्य के मसूरी में स्थित जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में देश का पहला, पूरे देश का कार्टोग्राफिक मानचित्र कला म्यूजियम बनाया गया है, यानी मसूरी में बनाया गया है, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में। इस म्यूजियम में होगा क्या? इस म्यूजियम में जॉर्ज एवरेस्ट और उनके सहयोगियों द्वारा की गई अलग अलग खोज और एवरेस्ट की मापी गई ऊंचाई के बारे में दर्शाया गया है। और इसका उद्घाटन अभी उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी ने किया था, इस म्यूजियम का लोकार्पण किया था। और इसका अर्थ है नक्शा बनाने का विज्ञान, कार्टोग्राफी। तो देश की पहली कार्टोग्राफी म्यूजियम उत्तराखंड के मसूरी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर दिख रहा है आपके पास, वो है उत्तराखंड में आयोजित होने वाले वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? अच्छा सा प्रश्न है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी है। उत्तराखंड में आयोजित होने वाले वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं अमिताभ बच्चन जी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसकी डिटेल वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन जब चलेगा उस समय होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ लगाई जानी प्रस्तावित हुई है अभी? तो ये अगर संभव हुआ, पिथौरागढ़ तथा गंगोलीहाट के क्षेत्र में लगभग 1700 हेक्टेयर क्षेत्र में लाइमस्टोन के बड़े भंडार मिले हुए हैं, इसलिए यहाँ पर लगाए जाने संभव है, प्रस्तावित है। अगर ये सब डिटेल मतलब ये हो पाया संभव, तो इसकी पूरी डिटेल आगे होती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो दिख रहा है हमें, यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड्स 2023 काफी सुर्खियों में अभी। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पिछले कई सालों से, लगभग 10 सालों से अवार्ड दिए जा रहे हैं दिल्ली में। तो इस बार लाइफ टाइम अचीवमेंट बलराज नेगी उत्तराखंड के, इनको दिया गया है। तो इसके अलावा यहाँ पर यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड्स की डिटेल भी है। इसका आयोजन 30 सितंबर 2023 को हुआ है और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास। तो वहाँ पर उत्तराखंड से संबंधित सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो आई है वो है माटी पछाड़, ये इम्पोर्टेंट है, और निर्माता है फराज शेरे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछा अगर, तो दूसरा सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक अगर पूछता है तो अजय बेरी, इनकी भी मूवी फिल्म निर्देशक माटी पछाड़ फिर से। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री पूछता है तो अंकिता परिहार, फिर से वही मूवी माटी की पहचान। और सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री शिवानी भंडारी जी, थोकदार, एक नई मूवी आई फिर से। और सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता रमेश ठंगरियाल, फिर से एक और मूवी मेरू गांव, मेरा गांव। और सर्वश्रेष्ठ कहानी आशु चौहान द्वारा लिखी गई है, खैरी का दिन। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ खलनायक नरेश बिष्ट जी को माटी पछाड़ के लिए फिर से, बहुत सारे अवार्ड मिले माटी पछाड़ को। देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो है ही, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक भी हैं इसके, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री भी हैं इसकी, और सर्वश्रेष्ठ खलनायक भी माटी पछाड़ की। तो बहुत सारे अवार्ड इसको मिले, जैसे ऑस्कर अवार्ड के में पढ़ते हैं हम लोग, वैसे कुछ उत्तराखंड के लिए ये है। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राकेश गौड़ जी मेरू गांव मूवी के लिए, और रणवीर चौहान जी थोकदार के लिए, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो ये था एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें हमने लगभग सारे पार्ट, मतलब यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड्स के जो भी
महत्वपूर्ण अवार्ड हैं वो सब कवर किए और कौन सी मूवीज़ के लिए खासकर दिए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है स्वदेश दर्शन 2 योजना में उत्तराखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया है। यहां पर ऑप्शन हमारे पास 2 जिले हैं फिलहाल, उत्तर तो हमें मिल गया है, लेकिन हमें स्वदेश दर्शन 2 योजना क्या है इसकी डिटेल चाहिए, और फिर उत्तराखंड के वो 2 जिले आखिर कौन है जिसमें भारत सरकार की इस योजना को 2 जिले शामिल हुए हैं। तो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने चलाई है योजना, शुरू की गई एक केंद्रीय योजना है, मतलब भारत सरकार की योजना है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2 योजना में उत्तराखंड के 2 सीमांत जिलों यानी चंपावत और पिथौरागढ़ को शामिल किया है। तो ये 2 सीमांत जिले हैं बॉर्डर से लगे हुए, चंपावत और पिथौरागढ़। तो स्वदेश दर्शन योजना में उत्तराखंड के 2 जिले हैं, चंपावत और पिथौरागढ़। उद्देश्य क्या है इस योजना का? पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य है कि पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना और इन क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना और आगंतुकों जो यहाँ पर आने वाले लोग हैं उनको बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य है। मतलब टोटली पर्यटन को बढ़ावा देना है और इन क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा में भी लाना है। इसलिए चंपावत और पिथौरागढ़ जो कि सीमावर्ती क्षेत्र है उनको हाईलाइट किया जा रहा है। चलिए, अच्छा सा टॉपिक था। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अंगदान पंजीकरण में उत्तराखंड देश भर में कौन से स्थान पर है? तो अंगदान पंजीकरण में उत्तराखंड तेलंगाना के बाद दूसरे स्थान पर है आज की डेट में। तो पहला स्थान यहाँ पर जो लिस्ट है हमारे पास, अंगदान पंजीकरण में पहला स्थान तेलंगाना का है, दूसरा उत्तराखंड और तीसरा मध्य प्रदेश का। क्या है थोड़ा सा डिटेल। उत्तराखंड में अब तक 73,682 दानवीरों ने अंगदान का संकल्प लिया है। इसकी थोड़ा डिटेल जो रहता है हमारे पास। चलिए, बस इतना सा था, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा वो है उत्तराखंड युवा महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किस स्थान पर रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? तो आंसर है देहरादून, मतलब देहरादून में रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो क्या है इसका उद्देश्य, थोड़ा डिटेल देखते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने राज्य में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। मतलब युवाओं को फोकस किया जा रहा है कि उन्हें अधिक से अधिक रोजगार से जोड़ा जाए। तो देहरादून में हुआ है ये आयोजित उत्तराखंड युवा महोत्सव 2023 कार्यक्रम में रोजगार प्रयाग पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है? मेनली रोजगार के अवसरों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराना। मतलब एक ही ऐसा पोर्टल होगा जहां रोजगार के सभी प्रकार के अवसर उपलब्ध होंगे ताकि आप सुनिश्चित अवसरों का लाभ ले सको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस, विज्ञान कांग्रेस नहीं है, ध्यान रखना, पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस बार ये आयोजन उत्तराखंड के देहरादून में हुआ है। तो सुर्खियों में है, आयोजन स्थल देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में हुआ है, FRI में। थीम क्या है? पुलिसिंग इन अमृतकाल, मतलब अमृतकाल के में पुलिस का क्या योगदान है। उद्घाटन माननीय अमित शाह जी ने किया इसका। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार की उपस्थिति में ये आयोजन हुआ था। तो देश के संदर्भ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अखिल भारतीय पुलिस ऑल इंडिया लेवल का है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन यहां पर दिख रहा है। चलो, उत्तराखंड में सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक कहां लॉन्च किया गया है? भारत का पहला पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक कहां होगा? तो देहरादून में होगा। अच्छा सा क्वेश्चन है एक फिर से। उत्तराखंड में देहरादून कैंट बोर्ड ने देश में पहले 3 पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक का शुभारंभ किया है। मतलब देश के पहले 3 पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक उत्तराखंड में ही हैं और देहरादून कैंट बोर्ड ने तो इसकी जिम्मा लिया है। देहरादून कैंट बोर्ड ने, देखते वो कौन सी अपशिष्ट बैंक, तो जिनमें 2 गढ़ी कैंट में, गढ़ी कैंट देहरादून में है और 1 प्रेमनगर, मतलब देहरादून में 3 अपशिष्ट बैंक हैं। 2 गढ़ी कैंट में है और 1 प्रेमनगर में, 3 अपशिष्ट बैंक, देश के पहले पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक। चलिए, अच्छा प्रश्न था फिर से, पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए। उत्तराखंड T20 महिला सीनियर टीम का कप्तान कौन बनाए गए हैं? टीम की कप्तान कौन बनाई गई? तो T20 महिला सीनियर टीम की कप्तान बनाई गई एकता बिष्ट जी, उत्तराखंड की पहली महिला देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार विजेता एकता बिष्ट जी क्रिकेट के क्षेत्र में अल्मोड़ा की रहने वाली है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड CAU द्वारा
और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की स्थापना 2006 में हो रखी है और 2019 में इसको बीसीसीआई ने मान्यता दे रखी है। तो अब आज की डेट में महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी। और अभी क्यों एकता बिष्ट को क्यों चुना गया है कि भविष्य में अभी वर्तमान मतलब वुमेन T20 ट्रॉफी का आयोजन होने जा रहा है नागपुर महाराष्ट्र में, और ये आयोजन 19 से 30 अक्टूबर के मध्य चल रहा है, मतलब अभी भी चल ही रहा है। तो उसकी कैप्टनशिप एकता बिष्ट जी के पास है। चलिए अच्छा सा प्रश्न फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम लोग। अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड में एप्पल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो स्वाभाविक है एप्पल फेस्टिवल, चूंकि उत्तराखंड एप्पल उत्पादन में उत्तरकाशी पहले स्थान पर है, हर्षिल, और वहाँ के हर्षिल के अब सेब को उत्तराखंड एप्पल नाम से बेचा जाएगा। तो हर्षिल स्वाभाविक है वहीं हो रहा होगा। तो प्रथम एप्पल फेस्टिवल 2018 में हुआ था यहाँ पर, और वर्तमान में 20 से 21 अक्टूबर 2023 को एप्पल फेस्टिवल हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तराखंड में स्थित किस गुफा को अमरनाथ की तर्ज पर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर है टिम्बरसेन महादेव गुफा, चमोली में है जो, और नीति घाटी में धार्मिक पर्यटन का नया डेस्टिनेशन बनाया जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो टिम्बरसेन गुफा कहाँ है जो वर्तमान में हाईलाइट है, और अमरनाथ गुफा की तर्ज पर इसे विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो वो चमोली। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम विश्वकर्मा योजना के पहले चरण में उत्तराखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया? अच्छा सा प्रश्न है। पीएम विश्वकर्मा जी 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना की घोषणा की थी अखिल भारतीय स्तर पर, और फिर 17 सितंबर को मतलब उनके जन्म दिवस के अवसर पर इसे शुरू किया गया था। और इसमें उत्तराखंड के 4 जिले हैं पहले चरण में, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़, मतलब कुमाऊं के 4 जिले हैं इसमें अभी फिलहाल। तो पीएम विश्वकर्मा योजना की घोषणा 15 अगस्त यहाँ पर आना था 2023 को हुई है, मतलब स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, और वास्तविक शुरुआत इसकी मानी जाएगी 17 सितंबर 2023 को। अच्छा, योजना का पूरा नाम वैसे प्रधानमंत्री विश्व कौशल सम्मान योजना है। प्रधानमंत्री विश्व कौशल सम्मान योजना का लाभ किसको होना है? मेनली किसके लिए योजना है? इस योजना के तहत लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ईगिरी का काम करने वाले लोग, मूर्तिकला जैसे विभिन्न व्यवसायों में लगे कारीगरों और हस्तशिल्प श्रमिकों को विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र मिलेगा। और इन लोगों को पहले चरण में 1 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा, और दूसरे चरण में 5% की रियायती दर पर 2 लाख रुपए का लोन मिल सकेगा। और इस योजना में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 18 परंपरागत व्यापार शामिल हैं। मतलब 18 ऐसे व्यापार हैं, ऐसे काम हैं जिनको करने वाले लोगों को इस योजना के लिए एलिजिबल, योग्य माना जाएगा। लगभग 18 परंपरागत व्यापार शिल्प शामिल हैं इसमें। कुछ नाम हमने यहाँ पर लिए थे, जैसे लोहार का काम करने वाले, सुनार, कुम्हार, बढ़ईगिरी, मूर्तिकला, हस्तशिल्प, वो सब। उसके अलावा यानी टोटल 18 हैं। 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन, और दूसरे चरण में जब 5% की रियायती पर 5% का इंटरेस्ट पड़ेगा, 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। ये महत्वपूर्ण योजना है भारत सरकार की। चलिए, उद्देश्य क्या है इस योजना की? कारीगरों की पहुंच बढ़ाना, कारीगर जो अपने प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं वो उसे मार्केट मिले, और अवसरों में वृद्धि, उन्हें अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिले, वो अच्छा व्यवसाय कर सकें, और उसके लिए उन्हें पैसे की जरूरत है। इस वजह से भारत की परंपरा के शिल्प, जो भारत की पारंपरिक शिल्प है कि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना, उसको बचाए रखना, उसकी संस्कृति को, सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखना। अच्छा सा प्रश्न मिला हमें। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा घोषित की गई पीएम विश्वकर्मा योजना का डिटेल, उत्तराखंड के 4 जिले इसमें शामिल हो चुके हैं अब तक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ रहा है, थोड़ा डिटेल भी करते रहे हम लोग ताकि आपको एक्स्ट्रा न पढ़ना पड़े, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, क्योंकि करंट अफेयर में अगर समय लगाओगे तो फिर सब्जेक्ट बेसिक भी क्लियर करने होते हैं। तो करंट अफेयर सफिशियंट है मेरे हिसाब से, अब आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023, मतलब अभी 26 अक्टूबर आज ही है जहां मैं वीडियो बना रहा हूं, से 9 नवंबर 2023 के मध्य गोवा में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ी शामिल हुए हैं? एक मोटा मोटा आइडिया है, अभी तक जो न्यूज़पेपर्स ने अपनी न्यूज में जो बोला है उसके हिसाब से ये मैटर तैयार है। वैसे राष्ट्रीय खेल करके अलग से टॉपिक आने वाला है, अगर कुछ इसमें आगे पीछे हो भी जाता है तो आपको
परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक की डिटेल के हिसाब से, क्योंकि अभी राष्ट्रीय खेल तो चल ही रहे हैं। आज 26 अक्टूबर है, तो आज शाम 6 बजे मोदी जी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन बैडमिंटन और बैडमिंटन के मिक्स जो भी हो रहे हैं वहाँ पर, तो वो गेमों को छोड़कर, वो गेम्स को छोड़कर, और औपचारिकता, इसकी औपचारिक शुरुआत आज ही होनी है 26 अक्टूबर। लेकिन बैडमिंटन के रिजल्ट आ गए हैं, आपने पढ़ भी रहे होंगे आप फिलहाल। लेकिन कुल 140 खिलाड़ियों का जिक्र कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो थोड़ा सा राष्ट्रीय खेलों का इतिहास है यहाँ पर, कब शुरू हुए होंगे, क्या हुए होंगे। तो राष्ट्रीय खेलों का कंसेप्ट तब आया जब ओलंपिक खेल चलते चलते थे, और 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में जब भारतीय टीम गई थी, तो भारत को कोई पदक नहीं मिल पा रहा था, बहुत कम संख्या में। इससे भारतीयों का मतलब, भारतीय तो क्या होंगे, उसमें ब्रिटिश भारत था, तो उनका ध्यान गया कि भारत के लोगों को भी इस क्षेत्र में पदक मिलने चाहिए। तब जाके 1924 के पेरिस ओलंपिक में भागीदारी हेतु सर्वप्रथम लाहौर में एजी नोहरन, डॉक्टर एजी नोहरन और हैरी के प्रयासों से रिहर्सल के रूप में भारतीय ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी, और 1938 तक 2 वर्ष ही आयोजन होता रहा। मतलब 1924 के जब पेरिस ओलंपिक में जाना था भारतीय टीम को, तो तब उसकी रिहर्सल के रूप में तब डॉक्टर एजी नोहरन और हैरी के प्रयासों से इसकी शुरुआत हुई है कि भैया राष्ट्रीय गेम होनी चाहिए पहले, तब जाके यहाँ तैयारी के बाद हम ओलंपिक खेलों में जा सकते हैं। इसलिए ओलंपिक कमेटी ही इसका प्रतिनिधित्व भी करती है, तो कहीं पर ये सब मिलेगा हमें। चलिए दूसरी लाइन जो यहाँ पर लिखी है कि अंततः 1940 में बॉम्बे में आयोजित 9वें राष्ट्रीय खेल के बाद इसे राष्ट्रीय खेल जोड़ दिया। पहले से राष्ट्रीय खेल नहीं कहते थे, भारतीय ओलंपिक खेल कहते थे, या ओलंपिक खेल नाम से ओलंपिक खेल लिखा है, देखो ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी, भारतीय ओलंपिक खेल कहते हैं इसको। लेकिन कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल तब से कहे जाने लगे 1940 के बाद, जब नवा खेल हो रहा था, और जो 1940 से 1946 तक ब्रिटेन द्वारा आयोजित किए जाते हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि भारत आज़ाद नहीं हुआ है अभी, और भारत की आज़ादी के बाद, मतलब 1948 के बाद लखनऊ में हुए राष्ट्रीय खेलों के बाद आज़ाद भारत में करवाए जाने लगे, और 1970 तक 2 वर्षीय अवधि है तो होते रहे लगातार। और फिर 1950 में अंततः 1985 में नई दिल्ली में आयोजित 26वें राष्ट्रीय खेलों के बाद आधुनिक राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत हुई। मतलब ये पहले से तो हो ही रहे थे ट्रेडिशनली, चाहे वो ब्रिटिशर्स ने शुरू किए जैसे भी हो, लेकिन आधुनिक राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत भारत में 1985 राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 26वें राष्ट्रीय खेलों के बाद हुई है, ये कहना है। थोड़ा डिटेल जरूर चाहिए था हमें। चलिए अब आगे बढ़ते। वर्तमान जो राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, 37वें राष्ट्रीय खेल अभी गोवा में हो रहे हैं। हमें चाहिए कि उत्तराखंड में की क्या स्थिति है वहाँ पर। गोवा में हो रहे हैं, औपचारिक घोषणा आज ही शाम को 26 अक्टूबर और 9 नवंबर तक ये गेम होने वाले हैं। लेकिन बैडमिंटन सीरीज वहाँ पर हो चुकी है समाप्त, चाहे एकल हो या सिंगल हो। शुभंकर है मोगा। मोगा क्या है, तो गोवा का राज की पशु गौर, यानी भारतीय बाइसन कहते हैं इसको, वो है ये। और कुल 43 खेल होने हैं इसमें, मतलब खेल की 43 पद्धतियाँ यहाँ पर होंगी, और उत्तराखंड ने केवल 18 खेलों में हिस्सा लिया। उत्तराखंड की थोड़ा सा डिटेल करते हैं। उत्तराखंड ने 43 में से यानी 18 खेलों में भाग ले रखा है फिलहाल, और उत्तराखंड के दल में कुल 140 खिलाड़ी हैं अभी, केवल खिलाड़ी यहाँ। और उसमें भी जैसे खास उत्तराखंड से जो खेल खेलने वाले लोग हैं, उसमें कायाकिंग और कैनोइंग 13 खिलाड़ी इससे गए हैं हमारे इस खेल के लिए, और साइकिलिंग के लिए मात्र 1 खिलाड़ी गए हैं, तैराकी के लिए 6, वुशु के लिए 4, और वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन के लिए 2 खिलाड़ी गए हैं, जूडो से 6, ताइक्वांडो से 7, योगा से 10। इस बार 10 खिलाड़ी हमारे योगा गेम्स के लिए गए, वहाँ पर योगा के लिए गए हैं। और मिनी गोल्फ के लिए 20 खिलाड़ी हैं सबसे ज़्यादा, और शूटिंग के लिए 3 मात्र खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के लिए 12, ठीक ही हो गया, बॉक्सिंग के लिए 10 बॉक्सर, बैडमिंटन है 11 खिलाड़ी, तीरंदाजी 6 उत्तराखंड से, गोल्फ 2, और पैन कैफ सिल्ट 7, और सेफ कस करा 6, एथलेटिक 14, कुल 140 खिलाड़ी। इनको जोड़ोगे तो 140 लगभग आएगा। ये खिलाड़ियों की लिस्ट दी है राज्य खेल संस्थान ने या आयोग ने, तो उसके हिसाब से 140 खिलाड़ी बस। लेकिन इससे पहले जब अमर उजाला या दैनिक जागरण ने जो भी न्यूज़ दे रही थी, उसमें बहुत सारे 240 खिलाड़ी की लिखा हुआ था, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो वो जब खेल संघ को कहा गया तो उसने अपना डिटेल भेजा और कहा कि हमारे केवल 140 खिलाड़ी वहाँ पर है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन बनाया इसी पर बेस, पूछा है कि गोवा में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की बेटी अदिति भट्ट ने बैडमिंटन एकल में कौन सा पदक जीता है। तो प्रश्न है, रजत पदक जीता उन्होंने, सिल्वर। अल्मोड़ा की रहने वाली हैं अदिति भट्ट। तो मैंने कहा ना, बैडमिंटन सीरीज वहाँ पर हो चुकी हैं, लेकिन औपचारिक घोषणा शुरुआत आज से हो रही है, यानी 26 अक्टूबर शाम 6 बजे से। तो ये वहाँ पर हमें बैडमिंटन सिंगल में भी मतलब पदक मिला है, हमें रजत पदक, और इसके अलावा हमें
पूरी बैडमिंटन टीम को भी पदक मिला हुआ है, मतलब हमें 2 पदक पहले ही मिल चुके हैं बैडमिंटन खेल में, एक तो अदिति भट्ट को, एक बैडमिंटन पूरी टीम को। चलिए आगे बढ़ते, फिर डिटेल करूंगा इसका बाद में, फिर से आएगा। फिलहाल थोड़ा सा और इस पर नजर मारते, पिछली बार जब राष्ट्रीय खेल हुए होंगे तो उत्तराखंड की पोजीशन क्या रही होगी। तो 36वें राष्ट्रीय खेल 29 से 12 अक्टूबर 2022 में हुए थे, उसमें भी उत्तराखंड ने अपना दम दिखाया। तो गुजरात में खेल से एकता का उत्सव थीम थी उस समय, और आदर्श वहाँ की एक नई दुनिया, और उस समय शावज इसका शुभंकर था गुजरात में राष्ट्रीय खेलों का, और उस समय केवल 36 खेल थे, इस बार 43 हैं, 43 है। और उत्तराखंड की पोजीशन जो हमें चाहिए थी मेनली 36वें राष्ट्रीय खेलों में, वो है उत्तराखंड 26वां स्थान था उत्तराखंड का। टोटल 36 टीम थी, उत्तराखंड 26वां था। अब लगाइए, मतलब एकमात्र स्वर्ण पदक जीता था, और 8 सिल्वर और 1 स्वर्ण, 8 सिल्वर और 8 कांस्य यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो एकमात्र स्वर्ण आया था हमारी झोली में, उत्तराखंड की झोली में, और उत्तराखंड का 26वां स्थान है। इस बार देखते हैं क्या रहता है, बस ये इसलिए चाहिए था हमें, चूंकि हमें आगे की डिटेल से। चलिए, लेकिन 38वें राष्ट्रीय खेलों का जिक्र भी होना जरूरी है, क्योंकि हम उत्तराखंड में हैं, तो 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होने जा रहे हैं। इसका आयोजन उत्तराखंड के 7 शहरों में होगा। उत्तराखंड ओलंपिक संघ के महासचिव DK सिंह का कहना है, और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT उषा जी हैं। उन्होंने जब हल्द्वानी में एक मीटिंग हुई अभी 1-2-4 महीने पहले, तो इसमें निष्कर्ष निकला कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हल्द्वानी के अलावा, हल्द्वानी के आसपास यानी नैनीताल और उसके आसपास रुद्रपुर, इन क्षेत्रों में भी होना है, गुलर भोज में भी होना है। अच्छा, इसके अलावा हरिद्वार, देहरादून, ये तो होंगे मेन गढ़। तो 7 ऐसे शहर हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये राष्ट्रीय खेल से क्वेश्चन था, पूरा डिटेल हुआ। अब और क्वेश्चन नेक्स्ट, राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता, राष्ट्रीय नेशनल का आयोजन 28 अक्टूबर 2023, मतलब 1-2 दिन बाद से भारत के किस राज्य में आयोजित किए जा रहे हैं। भारत के किस राज्य में, मतलब ये राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता है, 28 अक्टूबर 2023 से होने जा रही है, तो ये उत्तराखंड में होने जा रहे हैं। अच्छा प्रश्न है, फिर से राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता उत्तराखंड में हो रही है, तो बड़ी बात है। हो कहाँ रही है, तो देहरादून के मालसी के फुट हिल गार्डन में। मालसी देहरादून में है, देहरादून। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जा रहे हैं। उत्तराखंड गोल्फ फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो संजय कुमार बनाए गए हैं उत्तराखंड गोल्फ फेडरेशन के नए अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन दिख रहे हैं तो अच्छा ही है, बहुत डिटेल हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ब्रैकेट में ग्रामीण लिखा हुआ है, के अंतर्गत उत्तराखंड का पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त ODF जिला कैसे घोषित किया गया है। ये करंट की एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना आपने। उत्तराखंड स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बात हो रही है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, अलग अलग बातें हैं। उत्तराखंड का पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त ODF जिला कैसे घोषित किया गया है, तो हरिद्वार को किया गया है, और दूसरे स्थान पर टिहरी गढ़वाल है, ध्यान रखिएगा। और स्वच्छता ही सेवा में, इसके अलावा मतलब जो अवार्ड मिला हुआ है, स्वच्छता ही सेवा में सर्वाधिक प्रतिभाग हेतु पुरस्कार लेने वाला डिस्ट्रिक्ट है देहरादून, और दूसरा उधम सिंह नगर। मतलब ये इसी के अंतर्गत हुआ है होने को, लेकिन ये अलग मतलब कि अगर ODF जिला वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में, तो हरिद्वार सबसे टॉप में चल रहा है। मतलब हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा शौचालय है अभी परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए, और दूसरे स्थान पर टिहरी है। लेकिन पिछले 1 वर्ष के दौरान स्वच्छता ही सेवा में, मतलब स्वच्छता के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रतिभाग एक्टिव रहने वाला डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो देहरादून है और उधम सिंह नगर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश की तर्ज पर उत्तराखंड में राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग जैसे साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पुलों में बंजी जंपिंग कराने की तैयारी चल रही है। जो उत्तराखंड नए पुल बन रहे हैं, जैसे जानकी सेतु, बजरंग सेतु, या जहां भी, या फिर प्रतापनगर से टिहरी को जोड़ने वाला पुल काफी फेमस, वहां पर पुलों में बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, इन चीज यानी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए या खेलों को बढ़ावा देने के लिए, तो किस देश की तर्ज पर हमने ये सब आगे बढ़ा रहे हैं, तो न्यूजीलैंड की तर्ज पर ये सब हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैनीताल उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी की ओर से मांगी गई रिपोर्ट पर नैनीताल की जिला अधिकारी द्वारा कितनी झीलों को वेटलैंड घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन अभी हाईलाइट में था जब नैनीताल हाईकोर्ट ने संज्ञान में आया मामला। तो
तो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी ने की ओर से मांगी गई रिपोर्ट पर नैनीताल की जिला अधिकारी द्वारा कितनी झीलों को वेटलैंड घोषित किया गया, तो नैनीताल के आसपास की 7 झीलों को घोषित किया गया। वेटलैंड एक बहुत बड़ा सा टॉपिक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं हम लोग, और आज भारत में लगभग 75 आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड एरियाज हैं, और उत्तराखंड का एकमात्र घोषित हुआ है वो आसन है। इसका भी डिटेल यहाँ पर दिख रहा होगा। तो उत्तराखंड में कुल रामसर साइट कहते हैं हम इनको ऐसे, क्योंकि ईरान के रामसर में ये 2 फरवरी 1971 को पहले मीटिंग हुई थी। तो इन आर्द्र भूमि यानी जो ऐसे वेटलैंड एरियाज हैं इनको रामसर साइट ही कह देते हैं। तो टोटल 116 है उत्तराखंड में अभी फिलहाल, और उत्तराखंड में रामसर साइट घोषित केवल एक हुआ है फाइनली, वो है आसन। आसन रामसर साइट जो कि घोषित हो चुका है, वो भारत का 38वां रामसर साइट है और एकमात्र है उत्तराखंड का। लेकिन टोटल अभी रामसर साइट 116 है, और भारत में कुल रामसर साइटें 75 घोषित हो चुकी हैं। ये घोषित हो चुकी है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। फिर से हाल ही में उत्तराखंड में कौन से नृत्य को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला हुआ है? काफी हाईलाइट था मामला। छोलिया नृत्य, झोड़ा नृत्य, इनको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड आगमन पर उत्तराखंड के छोलिया और झोड़ा लोक नृत्यकों की लोक वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुति को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त हुआ है, और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन से सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया गया है। तो ये है छोलिया और झोड़ा नृत्य। 12 अक्टूबर 2023 माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आगमन पर ये हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में पहली बार 16 से 19 नवंबर 2023 मतलब नेक्स्ट मंथ में के बीच 4 दिवसीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाना प्रस्तावित हुआ है? तो ये है जौनपुर टिहरी गढ़वाल के देवलसारी में। फिर से अच्छा क्वेश्चन है, ये नवंबर में होने जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस शहर में द बीटल्स द गंगा फेस्टिवल का आयोजन 27 से 29 अक्टूबर 2023 को किया जा रहा है? मतलब कल परसों, कल 27, परसों 28 और फिर 29, 3 दिवसीय द बीटल्स द गंगा फेस्टिवल पहली बार हो रहा है इसका आयोजन। तो ये ऋषिकेश में हो रहा है। इसका उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन 13 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 13 डेस्टिनेशन योजना के अंतर्गत कुमाऊं की किस झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु 490.94 लाख की धनराशि दी गई है? तो ये करंट का क्वेश्चन एकदम। तो श्यामला ताल चंपावत में इसके लिए धनराशि मुहैया करा दी गई है। वैसे 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, 13 डेस्टिनेशन है, तो ऐसे तो डिस्ट्रिक्ट डेस्टिनेशन बनने जा रहे हैं। तो फिलहाल चंपावत के श्यामला ताल को के लिए धनराशि मुहैया करा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 अक्टूबर 2023 मतलब कल यानी बीते हुए कल में उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो यह न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी जी, और मूल निवास पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। तो ये था थोड़ा डिटेल, थोड़ा शॉर्ट, और हर टाइप के क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास। और एक क्वेश्चन और यहाँ पर हमें दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट के तहत कंट्री लेड इनिशिएटिव कार्यक्रम का आयोजन 26 से 28 अक्टूबर मतलब आज से 28 तक के बीच कहां आयोजित किया जा रहा है? तो FRI देहरादून। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड में स्थित किस नदी पर प्रस्तावित जमरानी बांध को 1730.20 करोड़ की वित्तीय मंजूरी प्रदान की गई है? तो गौला नदी है, गार्गी नदी पर बन रहा है जमरानी बांध। जमरानी बांध अपने आप में एक बहुत बड़ा सा टॉपिक है। इसकी डिटेल के साथ किसी दिन आऊँगा और पूरे जमरानी बांध की डिटेल के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। फिलहाल आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करना है हमने, और जो भी उत्तराखंड से संबंधित थोड़ा सा बड़े टॉपिक थे उनकी डिटेल है, और जो बहुत ज़्यादा डिटेल करने की आवश्यकता नहीं थी उसको हमने वहीं पर शॉर्ट किया है। चलिए शुभकामनाएं आपको, आने वाले बहुत सारे एग्जाम आपके सामने हैं। करंट अफेयर के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 1 या 2 वीडियोज़ आप देख लीजिए परमानेंटली, और उसका नोट्स अपने पास बना लीजिए, वो सफिशिएंट है। इसके बाद हम लोग भारत के करंट अफेयर की भी वीडियो बनाते हैं हर मंथली। तो भारत और उत्तराखंड साथ साथ पैरेलल चलता जा रहा है। तो
लगातार बनी रही इस सीरीज में। चलिए आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।